नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो इतिहास है उसको जो है किस प्रकार से डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत। तो इसमें जो है इसके 3 पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी विवरण। पुरातात्विक स्रोत का अर्थ है कि पुरातत्व विभाग द्वारा क्या सामग्री हमारे सामने प्रस्तुत की गई है जिसको देख करके हम इतिहास लेखन कर सकते हैं। जो तात्विक विभाग हैं उसको आर्कियोलॉजी बोला जाता है इंग्लिश में। तो आर्कियोलॉजी 2 शब्दों से मिलके बना है, आर्कियोइस और लोगोस। तो आर्कियोलॉजी शब्द जो है आर्कियोइस और लोगोस शब्दों के मेल से बना है। आर्कियोइस का मतलब है पुरातत्व और लोगोस का मतलब है अध्ययन या ज्ञान। यानी कि जो भी सामग्री हमें पुरातत्व से संबंधित अध्ययन करवाती है या ज्ञान हमें देती है उसको हम पुरातात्विक सामग्री कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पुरालेख विधा की। पुरालेख विधा में हमारे पास काफ़ी सारी सामग्री उपलब्ध है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अभिलेखों की। हमारे पास जो है विभिन्न राजाओं महाराजाओं के अभिलेख हैं, उनकी हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे सिक्कों की, तीसरा हम बात करेंगे स्मारकों की, चौथा हम बात करेंगे अवशेष। उसके बाद मृदभांड जो हमें मिले हैं, चाहे वो टुकड़ों में हैं चाहे वो पूरे हैं, और उसके बाद मूर्तिकला और चित्रकला की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिलेखों की। अभिलेखों में जो है ऐतिहासिक काल में जो है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण सामग्री हमारे पास उपलब्ध है वो है अभिलेख। तो ये अभिलेख हमें विभिन्न धातुओं पे या फिर पत्थरों पे या फिर विभिन्न जो है धातु चादरों पे जो है हमें प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले जो है अभिलेख सम्राट, जैसे कि आप सबको पता भी होगा कि सम्राट अशोक को माना जाता है, उसके बहुत सारे अभिलेख हमें मिले हैं, लेकिन उनको काफ़ी समय तक पढ़ा नहीं गया। जेम्स प्रिंसेप नाम के जो है व्यक्ति ने उसको पढ़ा 1837 में। और उससे पहले के अभिलेखों की अगर हम बात करें, चाहे वो सिंधु सभ्यता के थे या फिर उसके बाद के थे, तो उनको जो है पढ़ा ही नहीं जा सका है क्योंकि उनकी लिपि काफ़ी गूढ़ थी। तो अभिलेखों में भी जो है अभिलेख 3 तरह के होते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो है राजकीय अभिलेख हैं। राजकीय अभिलेख वो होते हैं जो कि राज प्रसाद के नियमों से परिपूर्ण होते हैं। राज प्रसाद के नियमों का मतलब है कि राजा जो भी नियम बनाता है अपनी प्रजा के लिए या जो भी सुधार कार्य करता है, उनके सामाजिक कल्याण के लिए कोई भी जो है वो सुधारवादी कार्य करता है, तो उनको जो है किसी न किसी अभिलेख पे खुदवा करके जो है वो जनता के सामने जो है अपनी प्रसिद्धि प्रस्तुत करता है। तो जो भी राजाओं ने अपनी प्रशंसा, यानी कि चाहे वो अपनी विजय गाथा खुदवाई हो या फिर अपनी प्रशंसा से परिपूर्ण अभिलेख जो है खुदवाए हों, तो उनको हम राजकीय अभिलेखों की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण स्वरूप जो है हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की। प्रयाग प्रशस्ति होती है प्रशंसा पत्र जो किसी राजा ने अपनी प्रशंसा के लिए जो है खुदवाया हो। दूसरा हम बात करते हैं जो है महापद्मनंद वंश के राजा जो है महाराजा खारवेल की, जिन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख खुदवाया था। उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों में ये अभिलेख है। तो ये जो है अभिलेख जो है राजकीय अभिलेखों की श्रेणी के जो है काफ़ी यूजफुल उदाहरण हैं। फिर हम बात करते हैं निजी अभिलेखों की। तो निजी अभिलेखों में जो है ऐसे अभिलेख आते हैं जो कि बौद्ध मंदिरों या जैन मंदिरों में जो मूर्तियों पे उत्कीर्ण हैं, यानी कि मूर्तियों पे जो तिथियां लिखी गई हैं या उनसे संबंधित तो थोड़ी बहुत सामाजिक या राजनैतिक जानकारी हमें उपलब्ध हुई है, उनको हम निजी अभिलेखों में शामिल करते हैं। तीसरा हम बात करते हैं विदेशी अभिलेखों की। विदेशी अभिलेखों में जो है एशिया माइनर के बोगजकोई अभिलेख को हम उदाहरण स्वरूप लेंगे, जिनमें जो हमारे वैदिक देवता थे उनके चारों के नाम जो है उसमें लिखे गए हैं। इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य, उनको वैदिक देवताओं के रूप में जो है बोगजकोई अभिलेख में लिखा गया है। तो उस समय की जो है तिथियां भी हमें उसमें लिखी हुई मिलती हैं। दूसरा हम बात करते हैं सिक्कों की।
तो जो है मुद्रा शास्त्र की, तो मुद्रा शास्त्र जो है अर्थात इसका मतलब होता है मुद्रा का अध्ययन। तो इसमें हम सिक्कों का अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सिक्कों की जो है अहम भूमिका रही है। सिक्कों के प्रचलन के द्वारा हम उस समय के व्यापार वाणिज्य की, राजनीति की, सामाजिक गतिविधियों की जो है जानकारी पा सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों की जानकारी हमें जो है इसीलिए सिक्कों से मिलेगी, क्योंकि जैसे जितने शुद्ध सोने के सिक्के जिस शासक ने चलाए होंगे तो हमें पता चलेगा कि उस समय का समाज उतना ही ज़्यादा संपन्न रहा होगा। और राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी हमें ऐसे मिलेगी, अगर कोई शासक तांबे के सिक्के चलाता है तो हमें पता चलेगा कि उसकी कितनी साख थी जनता में, और उसने जो है अपने समय में कितनी प्रतिष्ठा पाई थी और कितनी प्रसिद्धि जो है उसने हासिल की थी। और जो है आर्थिक आधार हमें उस समय की सिक्कों से दिखेंगे। आर्थिक आधारों में जो है सिक्के किसी भी समाज की संपन्नता को या फिर उसकी विपन्नता को दिखाते हैं। विपन्नता, अगर कोई शासक जो है शीशे के सिक्के चलाता है या फिर लोहे के सिक्के चलाता है, तांबे के सिक्के चलाता है, या फिर जो है कांसे के सिक्के चलाता है, या फिर चांदी के सिक्के चलाता है, तो उससे उसका पता चल जाता है कि उसकी संपन्नता, उसकी प्रसिद्धि कितनी है। तो जिस प्रकार से जो है कुषाणों ने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं, तो उस समय पे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि जो कुषाण शासक थे जो है कितने संपन्न थे और उनकी कितनी साख थी। तो सबसे पहले के जो सबसे प्राचीन सिक्के थे उनको पंचमार्क या आहत सिक्के बोलते थे। तो 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में जो है वो सिक्के यूज़ किए जाते थे। पंचमार्क सिक्के जिनको कहते थे उन पे 5 मार्क होते थे, इसीलिए उनको पंचमार्क सिक्के बोलते थे। उन सिक्कों को जो है आहत सिक्के भी बोला जाता था। और इसके बाद जो है निष्क और शतमान जो है आभूषणों के नाम थे, और बाद में उन निष्क और शतमान को जो है आभूषणों से हटा करके जो है सिक्कों के रूप में यूज़ करने लग गए। तो सबसे शुद्ध सिक्कों की यदि हम बात करें तो वो कुषाण शासकों ने चलाए थे। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्कों की अगर हम बात करें तो वो गुप्त शासकों ने चलाए थे। और वैसे तो गुप्त काल में जो है सामान्य जनता जो लेन देन करती थी वो कौड़ियों में करती थी। सामान्य जनता के लेन देन का आधार जो है कौड़ियों में होता था। तो वैसे अगर बात करें सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा ज़रूर चलाए थे, लेकिन उनके सिक्कों में काफ़ी खोट आ गया था, मतलब मिलावट काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो उस समय पे पता चल सकता है हमें कि राजनीतिक जो स्तर था, सामाजिक जो स्तर था लोगों का, वो गिर रहा था। तो हाँ, इस प्रकार हम बात कर रहे हैं सिक्कों की। और जो है उसके बाद गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के चलाए। तो चांदी के सिक्के उसने शकों को पराजित करके चलाए थे। तो उस समय वैसे तो पश्चिमी भारत में चांदी प्रचलित होती थी, लेकिन फिर भी गुप्तकालीन जो है सिक्के बहुत ही कलात्मक हैं। उसके बाद जो है विभिन्न शासकों ने अपने समय में जो है विभिन्न आर्थिक आधार तैयार किए और जो है अपने आर्थिक आयाम कायम करते हुए जो है उन्होंने सिक्के चलाए थे। तो तीसरा हम बात करते हैं स्मारक की। स्मारक जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये ऐसी इमारतें होती हैं जो कि आज भी लगभग उसी रूप में उपलब्ध हैं जैसे कि उस समय पे ये जो है उपलब्ध रही होंगी। यानी कि ये उस समय के शासक की सक्षमता हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं कि किसी भी शासक या राजवंश की जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी या सुदृढ़ थी। ये जो है इमारतों के अध्ययन से हमें पता चल जाता है, क्योंकि जो है जो प्राचीन जो स्मारक हैं वो किस शैली में बने हुए हैं, किस एरिया में बने हुए हैं, तो किस एरिया में कौन सी स्मारक बनाने के लिए शैली यूज़ की गई है। जैसे कि दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली यूज़ की गई थी और उत्तरी भारत में नागर शैली यूज़ की गई थी, और जो मध्यवर्ती भारत था उसमें बेसर शैली यूज़ की गई थी। तो उस समय की शैलियों को दर्शाती हैं, उस समय के शासक की संपन्नता और विपन्नता को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। तो स्मारक भी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो है एक यूज़फुल रिसोर्स का काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अवशेषों की। अवशेषों के अंतर्गत जो है पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी प्रागैतिहासिक और आध्य ऐतिहासिक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं
जिनमें जो है ऐतिहासिक काल में भी जो है उनकी प्रासंगिकता अब तक बनी हुई है। जैसे कि जो विभिन्न जो पुरापाषाण कालीन मनुष्य था उसके जो है विभिन्न जो है औजार जिनकी हम बात कर सकते हैं, विदारणी, गंडासा और बेधनी, छेदनी, खुरचनी, तक्षनी, और जो ये मुख्यतः हस्तकुटार तो पाषाणकालीन मनुष्य के द्वारा यूज़ किए गए या फिर उनके द्वारा बनाए गए जो भी टेक्निकल जो है औजार थे जिनको वो यूज़ करता था, तो उनको हम अवशेषों के अंतर्गत रखते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का जो है पुरातात्विक जो प्रमाण है हमें सुरगाम नामक जगह से मिला है। तो वो चूल्हे को देख करके हमें पता चलता है कि उस समय के इंसान को जो है चूल्हा बनाने की टेक्निक का भी ज्ञान था, तो उसके अवशेष हमें मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विभिन्न अवशेष जो पुरातात्विक अवशेष हमें मिले हैं वो भी हमें इतिहास को जानने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब हम बात करते हैं मृद भांडों की। मृद भांड मतलब मिट्टी के भांड, मिट्टी के बर्तन, उनको मृद भांड बोला जाता है। तो जो मृद भांड है ये भी पुरातात्विक स्रोतों में अपना जो है विशेष महत्व रखते हैं। ये मृद भांड उस समय में जो है लोगों द्वारा यूज़ किए जाते रहे होंगे और उस समय के लोगों का रहन सहन जो है, उनकी जो टेक्निकल जो कुशलता है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उस समय की जो संस्कृति है उसको भी हम विस्तार से जान सकते हैं, क्योंकि वो कैसे कलर का यूज़ करते थे, बिना कलर वाले मृद भांडों का यूज़ करते थे, लाल काले थे या फिर उन पे कैसे कलर उन्होंने चढ़ाए, कैसी चित्रकारी की, कैसे वो लोग रहे होंगे, क्या उनको प्रकृति से प्रेम रहा होगा। तो इस सब की जानकारी भी हमें मृद भांडों के अध्ययन से पता चलती है। तो मृद भांड भी जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मूर्तिकला की। मूर्तिकला जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का एक मुख्य जो है स्रोत रहा है। तो जो प्राचीन काल में जो मूर्तियां बनाई गई थी उनमें जहाँ एक और उस काल की धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर उस काल की जो है विभिन्न शैलियों को भी जो है हम जान सकते हैं। मूर्तिकला में जो है 3 प्रकार की कला हमारे सामने प्रस्तुत होती है, जिनमें हम बात करते हैं गांधार कला की, मथुरा कला की, अमरावती कला की। तो गांधार कला में जहाँ पे हमें विदेशी प्रभाव मिलता है, बुद्ध की मूर्तियाँ हैं महात्मा बुद्ध की, गांधार कला में बनाई गई और जो है उस पर विदेशी प्रभाव देखा जा सकता है। वहीं मथुरा और जो अमरावती कला है वो विशुद्ध भारतीय कला है। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो है ये मूर्ति कला काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सामने अदा करती है। उसके बाद हम बात करते हैं चित्रकला की। चित्रकला भी जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण रिसोर्स रहा है। तो चित्रकला के अंतर्गत जो है बहुत सारे सुंदर चित्रकारी जो है हमें देखने को मिलती है। हालांकि जो है अगर हम बिल्कुल प्राचीन कालीन जो चित्रकारी की बात करें तो जो है हमें जो आदि मानव ने जो है मध्य पाषाण कालीन आदि मानव ने चित्रकारी की थी, भीमबेटका की गुफाओं में जो हमें चित्र मिले हैं उनसे जो है हमें आदि मानव के द्वारा सुंदर चित्रकारी की जो है झलक मिलती है, जिसमें आदि मानव जो है अपने भावों को चित्रित करता है। जैसे कि उसमें एक मनुष्य जो है एक बारहसिंगे के पीछे तीर और अपना जो है कमान लिए हुए पीछे भाग रहा है, तो वो जो है उसके पीछे शिकार के लिए भाग रहा है। और उसमें और भी बहुत सारे चित्र हमें देखने को मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उस समय पे जो है मनुष्य जो है प्रकृति प्रेमी भी रहा होगा। दूसरा हम जो है चित्रकारी के रूप में जो है एक माता और शिशु का या मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है हमें पता चलता है, और ये अजंता की गुफाओं में ये चित्रकारी है। तो ये चित्रकारी इतनी ज़्यादा शाश्वत है तो कि हमें बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये जो है अभी जीवित ही हैं, ये कोई चित्रकारी नहीं है। तो इस प्रकार से किसी भी समय की जो चित्रकला रही है वो भी उस समय के जो है
राजाओं की या समाज की संपन्नता या विपन्नता को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। तो इस प्रकार चित्रकला भी प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक रिसोर्स के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हमने जो है बात की पुरातात्विक स्रोतों की। पुरातात्विक स्रोतों में जो है हमने पुरालेख विधा, उसमें जो है इसके विभिन्न पार्ट्स की चर्चा की। और आगे जो है दूसरा जो पार्ट है साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण, ये हम आगे के वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको जो है हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं और इतिहास से संबंधित जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आपको अपने क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, जिनका आंसर मैं आगे के वीडियो में दे दूँगी। तो थैंक यू सो मच, और मिलेंगे हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें हम अध्ययन करेंगे साहित्यिक स्रोतों का और विदेशी विवरणों का। थैंक यू।